हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम 10th क्लास का एक कहानी, यह भी क्षितिज भाग 2। तो इस कहानी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये कहानी नहीं है, बेसिकली किसने लिखा है? मनु भंडारी जी ने। ठीक है, तो पहले तो हम मनु भंडारी जी के बारे में पढ़ेंगे कि मनु भंडारी कौन है, मतलब है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मनु भंडारी, इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है 1931 में। कहाँ पर हुआ है? भानपुर, यानी मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद इनकी जो मतलब बचपन जो इनका बीता है, ये इनका बीता है राजस्थान के अजमेर शहर में। ठीक है, इन्होंने एमए जो अपनी मास्टर डिग्री जो की थी वो कहाँ से की थी? इन्होंने मेरेंडा हाउस कॉलेज में, और यहाँ पर इन्होंने फिर बाद में पढ़ाई भी की। फिर उसके बाद इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, त्रिशंकु, यही सच है, और मैं हार गई, ये इनकी कहानी संग्रह है। इसके बाद आपका बंटी और महाभोज इनके उपन्यास। इसके बाद इन्होंने जो इनकी रचनाएं सिर्फ कहानी और संग्रह तक ही नहीं, इन्होंने ना बहुत सारे जो पटकथाएं होती है ना, जैसे सीरियल्स वगैरह में जो लिखी जाती हैं, उन पर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनको बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जैसे भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश में हिंदी पुरस्कार शामिल है। तो इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। अगर इनकी भाषा की बात करें तो उन्होंने शिल्प की सादगी, यानी शिल्प मतलब कि इनकी रचनाओं में ना बड़ी सादगी देखने को मिलती है, किसी भी तरीके की कोई बनावटी भाषा नहीं मिलती, प्रामाणिक तथ्यों पर हमेशा इन्होंने क्या किया है? बातें की है। अगर इनकी रचनाएं अगर इनकी जो रचनाएं हैं वो किस पर, जो एक बिंदु होता है कि किस बिंदु पर इन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है, हर राइटर किसी ना किसी केंद्र पर रहकर लिखता है। तो इन्होंने ज्यादातर जो स्त्रियों की मनदशा थी उन पर ही रहकर अपनी जो अभिव्यक्ति है वहां पर अपनी रचनाओं में सबसे ज्यादा की है। इसके बाद मनु भंडारी जी की जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी नहीं है, पहले ही मैं बता रही हूँ, इसका नाम सिर्फ कहानी है, एक कहानी यह भी। तो ये कहानी नहीं है, इसको आत्मकथा की श्रेणी में रखा जाएगा। और ये आत्मकथा भी पूर्ण आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा वो होती है जो अपने आप से लिखी जाती है और एक क्रमबद्ध तरीके से होती है, लेकिन ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखी हुई। ये कैसे लिखी हुई है? कहीं कहीं पर कहीं से भी कुछ भी उठाया गया है। ठीक है, तो बीच बीच में इसका जो लय है वो टूटती हुई दिखी है। तो यहाँ पर ये आत्मकथा तो है, लेकिन ये आत्मकथा का स्वरूप है। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये आत्मकथा का स्वरूप है, आत्मकथा पूर्ण रूप से आत्मकथा हम इसको नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो आत्मकथा है, ये कहाँ से शुरू होती है? इसकी जो शुरुआत होती है यहाँ पर लेखिका के पिता से इसकी शुरुआत होती है कहानी की, कि कहानी में किस तरीके से कि आरंभ में जो लेखिका के पिता है वो कहाँ रहते थे? इंदौर में रहते थे। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश में, अपने परिवार के साथ। ठीक है, वहां पर ये क्या करते थे? समाज की सेवा करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे, और 8-10 विद्यार्थियों को सदा उनके घर में रहकर पढ़ाया करते थे, ये सारी शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद क्या नाम है, किसी इनके करीबी ने धोखा दिए जाने पर वे क्या है, आर्थिक मुसीबत में आ गए। इसके बाद जब वो आर्थिक मुसीबत में आए, एक धोखा खाकर, वो फिर कहाँ से कहाँ जाते हैं? अजमेर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो आते हैं तो इधर आने के, अजमेर आने के बाद वो अपनी जो है अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या करते हैं, जैसे हम डिक्शनरी लिखते हैं ना, इस तरीके से ट्रांसलेशन जो करते हैं वो कार्य करते हैं। और वहां पर रहकर, है ना, ये बहुत ज्यादा ना क्या हो जाते हैं, मतलब इनकी जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है जो इनके पिता की, वो क्या है, खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, शक्की हो जाते हैं, और उनका गुस्सा ना लेखिका की मतलब जो माँ होती है उन पर उतारने उतारने लग जाते हैं, अपने बच्चों पे उतारने लग जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अपने पिता से शुरुआत करी है, कि जो मेरे पिता थे वो कहाँ पहले रहते थे? मध्य प्रदेश में रहते थे। और मध्य प्रदेश में जब रहते थे तो वहां पर मतलब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते, समाज सेवा करते थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है, कि क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद जब मुझे याद जो चीजें आई हैं वो कहाँ से आई हैं? अजमेर से। जब हम अजमेर आ गए तो मेरे पिता जो है वो बड़े नकारात्मक हो गए, और शब्दकोश को जब पूरा कर रहे थे तो उस टाइम पे भी उनका मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा था, उसको देखते हुए फिर वो आगे बताती हैं कि इतना ज़्यादा क्रोधी, ज़िद्दी, शक्की हो गए कि अपना गुस्सा किस पर निकालते थे? हम लोगों पर, मतलब मेरी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। हम फिर आगे लेखिका बताती है कि हम 5 बहन-भाइयों में
जो लेखिका होती है वो सबसे छोटी होती है। लेखिका कौन है यहाँ पर? मन्नू भंडारी, ठीक है? अब बड़ी बहन की जब शादी होती है, सबसे बड़ी बहन जो होती है, उसकी जब शादी होती है, तो लेखिका बहुत ज़्यादा उसको याद भी नहीं है कि उसकी बड़ी बहन की कैसे शादी हुई, ठीक है? तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि जो उसकी बड़ी से जो छोटी बहन है, जब उसकी शादी होती है सुशीला, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा ना कलर में ना बहुत साफ कलर होता है उसका, रंग बहुत साफ होता है, तो लेखिका बहुत काले यानी सांवला रंग होता है लेखिका। तो यहाँ पर लेखिका के जो पिता हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, सुशीला जो उसकी बड़ी बहन होती है, उससे तुलना करते हैं और लेखिका ना बड़ा हीन भावना अपने मन में रखती है कि मतलब मुझे इतना हमेशा मेरे पिता जो है मुझे तुलना करते रहते हैं कि मैं बहुत मेरा रंग बहुत साफ नहीं है, मतलब हमेशा उससे तुलना करते रहते हैं। लेकिन फिर भी लेखिका अपने पिता के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचती, वो क्या करने की कोशिश करती है यानी कि अपने मन में हीन भावना भी रखती है थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मुझे बस अपने पिता से थोड़ी-सी क्या सम्मान पाना है और उसमें वो लग जाती है, लेकिन वो फिर भी इतना कुछ नहीं समझ पाती, ठीक है? जब लेखिका की इस बहन की शादी हो जाती है सुशीला की और भाई-बहन जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जब चले जाते हैं, तो लेखिका जो है अपने घर में बच जाती है और तो वो क्या करने लग जाती है लेखिका अपने मतलब जब वो रसोई वगैरह में काम करने शुरू करती है, तो यहाँ पर जो उसके पिता हैं, वो उसको क्या कहते हैं? उसके पिता कहते हैं कि आप ना रसोई में आप समय बर्बाद ना करो, तुमने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी है, तो वहाँ पर उस समय को लगाओ, ठीक है? अब यहाँ पर जब लेखिका क्या करना शुरू कर देती है, लेखिका ना लिखने का बहुत शौक होता है। तो वो अपने समाज के मतलब अब लिखने के लिए उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, तो जो वो समाज वो देखती है, वो वातावरण आस-पास देखती है, वो उसी पर लिखना शुरू करती है। जब उस पर वो लिखना शुरू करती है, तो उसको बहुत प्रशंसा मिलती है, लेकिन फिर भी उसके पिता, उसकी जो बहन होती है सुशीला, उससे क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, ठीक है? तो यहाँ पर फिर जब आगे जब लेखिका खाना बनाने लग जाती है, तो लेखिका के जो पिता हैं ना, वो उसको कहते हैं कि उन्हें अपना रसोई में समय खराब नहीं करना चाहिए। वो क्या देखना चाहिए क्योंकि उसके जो पिता थे, वो कहीं न कहीं अब ना राजनीति में थोड़ा घुसे हुए थे और कहीं न कहीं उनके जो मतलब आप कह सकते हो कि जो उनके साथी थे, उनके मित्र थे, वो लोग उनके घर आते थे, बातें करते थे। तो देश-विदेश की बातें होती थी और आज़ादी का जब समय भी चल रहा था, तो यहाँ पर तो लेखिका को उसके पिता क्या बोलते हैं कि तुम्हें किसमें रसोई में समय खराब ना करके मेरे साथ मतलब देश-दुनिया की खबरें के बारे में जाननी चाहिए और देशभक्ति जगाना चाहते थे कहीं न कहीं उनके मन में, ठीक है? तो आगे की लेखिका बताती है कि तो इसकी इस तरीके से लेखिका के अंदर ना किस चीज़ की भावना आ गई थी? एक देशभक्ति की भावना उसके अंदर आने लगी थी, ठीक है? तो यहाँ पर सन 1945 में आपकी बुक में लिखा होगा, आप टेक्स्ट बुक को साथ लेके या फिर आप उसको पढ़कर फिर आप ये वीडियो देखेंगी तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, मतलब उनकी एक अध्यापिका थी, तो उन्होंने ना मतलब पहले तो देखो उसको लिखना बहुत पसंद था मनु भंडारी को, ठीक है? लेकिन एक होता है ना कि हमारे अंदर एक जो देशभक्ति की भावना है, वो कैसे जागृत होती है? जब कोई हमें थोड़ा-सा पुश कर दे कि हाँ, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो या कुछ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखने के प्रति, साहित्य के प्रति जो प्रेरित उनको कर दिया। सन 1946 से 47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। तो उन्होंने ना अब जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा लिखने के लिए प्रेरित होने लगी, तो वो ना जो चीज़ें देखती थी ना, उसको अपने कागज़ पर अपनी कलम से उसको उतारने लगी और देश में ना एक देशभक्ति की जो नागरिक होते हैं, उसकी भूमिका वो निभाने लग गई। तो यहाँ पर हड़तालों में, जुलूसों में, भाषणों में वो भाग लेने लगी, तो उसकी जो एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा भाग लेने लगी, तो एक बार उसने ना बहुत सारी लड़कियों को सिर्फ़ आंदोलन के लिए क्या किया, सबको बाहर बुलाया, ठीक है? तो इस चीज़ पर जो उनकी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत गुस्सा करती है और उसको क्या करती है स्कूल से कॉलेज से मतलब रस्टिकेट कर देती है कुछ समय के लिए। तो जब उसके पिता को वहाँ से बुलाया जाता है, कॉल करके उसके पिता को बुलाया जाता है, तो लेखिका जो है ना वो बहुत डर जाती है कि मतलब मुझे इस तरीके से आप क्यों मतलब मेरे पिता जो हैं वो बहुत गुस्सा हो जाएँगे, मतलब मुझे डाँट पड़ेगी। वो बहुत घबराई होती है, लेकिन जब उसके पिता वहाँ पहुँचते हैं, तो जब उसके पिता पहले तो उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन जब पिता जाते हैं और वो उस तरीके की बात उनको पता चलती है कि आपकी लड़की ने
प्रिंसिपल जब उन्हें बताती है कि आपकी लड़की ने क्या किया कि बहुत सारे बच्चों को अपने साथ आंदोलन में उतारा, तो उसके पिता जो है ना बहुत खुश हो जाते हैं। क्या खुश हो जाते हैं कि मतलब जो मैं नहीं कर पाया वो मतलब मेरी बेटी कर रही है। तो लेखिका ना अपने कानों पर ना विश्वास नहीं होता। इसमें लिखा भी हुआ था, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि लेखिका ना एकदम से चौंक जाती है अपने पिता का इस तरीके का बर्ताव देख के। तो वो ना बहुत अच्छा महसूस करती है, गर्व महसूस करती है कि मतलब मेरे पिता को इस चीज़ अच्छी लगी, वो गौरव थोड़ा-सा उन्हें महसूस होता है। इसके बाद जो लेखिका है फिर आगे जाके फिर थोड़ी-सी एक आंदोलन में भाग लेती है, मतलब सड़क पर वो क्या है नारेबाज़ी करती हुई दिखाई देती है उसके पिता को कुछ दिनों बाद ही। तो उसके पिता को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसको उनको ऐसा लगता है कि बेटी जो है वो घर की चौखट लांघ चुकी है, यानी कि कुछ मर्यादाओं को भूल चुकी है। तो यहाँ पर जब लेखिका घर आती है तो उसके पिता जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और जब गुस्सा होते हैं तो जैसे ही वो उसको डाँटने लगने की कोशिश करते हैं, इसी उसी समय पर एक उनका जो मित्र है, वो आ जाता है। तो लेखिका को उस समय उन्होंने भी वहाँ पर भाषण देते हुए सुना और उन्होंने उनको बताया कि मतलब आपकी जो बेटी है ना, वो इतने अच्छे-अच्छे कार्य कर रही है, मतलब लोगों को प्रोत्साहन कर रही है, देशभक्ति का मतलब आज़ादी दिलाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, ऐसे-ऐसे भाषण दे रही है, तो मतलब आपको तो अपनी बेटी पे गर्व करना चाहिए। तो इस तरीके की जब बातें वो अपने मित्र से सुनते हैं, तो उनको इतना गौरव महसूस होता है, इतना सम्मान महसूस होता है, तो उस समय तो उनको जो उनके पिता होते हैं, उनको लगता है कि मतलब जो मैं कार्य करना चाहता था, वो क्या कर रही है, मेरी बेटी मनु कर रही है। तो इस पर ना उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, लेकिन जो लेखिका है ना, अभी भी वो मतलब फिर वो जान पाती है कि जो उसके पिता है ना, उसके गुण तो उसके अंदर पहले से थे, उसके गुण भी अवगुण भी उनके पिता के गुण अवगुण दोनों उनके अंदर ही थे, लेकिन वो आज तक उन्हें पहचान नहीं पाई। लेकिन वो इस चीज़ से खुश थी कि कुछ समय बाद ही आज़ादी 1947 में हो जाती है क्योंकि आज़ादी के कुछ समय पहले की ही कहानी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये आत्मकथा है, ये इस चीज़ पर खत्म होती है कि जो पिता है, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, मनु भी बहुत खुश हो जाती है और सही साथ में हमें आज़ादी की जो खुशी है वो भी मिलती है। तो इस पे फिर मनु भंडारी आगे लिखते हैं कि मतलब मुझे क्या है कि यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आज़ादी ने खुशी दी। यानी कि खुशी तो थी कि पिता ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, जो वो बचपन से करना चाह रही थी कि हाँ, वो उनका रंग साँवला है, उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उनको क्या मिली कि उन्होंने आज़ादी की एक भूमिका जो उन्हें निभानी थी, वो निभाई। तो यहाँ पर मनु भंडारी का जो ये उपन्यास है ये आत्मकथा है सॉरी, ये आत्मकथा जो है यहाँ पर खत्म होती है और ये आत्मकथा का स्वरूप है, पूर्ण रूप से आत्मकथा नहीं है क्योंकि आत्मकथा में सब कुछ लिखा जाता है। ये कुछ-कुछ अंश है, तो इसीलिए आप इसको आत्मकथा स्वरूप कहेंगे, ठीक है? इसके प्रश्नों पर मैं थोड़ा-सा एक बार बात कर देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी है ना। 1 मिनट, इसके क्वेश्चन 1 मिनट वेट। इसके क्वेश्चन 1 मिनट बस ना, इसके क्वेश्चन आंसर मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी। हाँ, तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बताती हूँ, इसका जो पहला प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन-किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले उसका किन-किन व्यक्तियों को एक तो समाज का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा समाज में घुली-मिली नहीं लेकिन अ मतलब उसने उस समाज से बहुत कुछ सीखा, उस पर उन्होंने रचनाएँ प्रारंभिक रचनाएँ जो शुरू करी उन्होंने वहीं से करनी शुरू करी, अपनी माँ का पढ़ा, क्योंकि वो अपनी माँ जैसा कभी नहीं बनना चाहती थी। क्यों नहीं बनना चाहती थी माँ जैसा? क्योंकि वो कभी भी ना दबना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर पिता उनको जैसे उनको सुनाते थे, उन पर चिल्लाते थे, तो वो उनको ऐसा लगता था कि उनको कभी-कभी जवाब अपने हक में कुछ बोलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा लेखिका पर वो उनके पिता का प्रभाव पड़ा क्योंकि पहले तो उनके पिता जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हीन भावना से उसको मतलब हीन भावना से वो ग्रसित हो गई और कहीं न कहीं उस हीन भावना ने ही उस लेखिका को बहुत ज़्यादा प्रेरित करा आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है? उसके बाद जो उनकी शिक्षिका थी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रति उनको रुचि प्रदान करी, तो कहीं न कहीं इस चीज़ ने भी लेखिका पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा। फिर इसके बाद है इस अध्या आत्मकथ्या में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना
भटियार खाना, हाँ, भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? तो भटियार खाना इसलिए कहा क्योंकि ना जो लेखिका एक तो इतना ज़्यादा पढ़ चुकी थी, तो लेखिका के पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इतनी क्षमता और प्रतिभा होने के बाद लेखिका खाना बनाए और अपनी प्रतिभा को नष्ट कर दे, ठीक है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ लिख ली, इतना ज़्यादा उसके अंदर क्षमता थी, इतने अच्छे-अच्छे उसने लेख लिखे थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी जो दायरा है उसमें सीमित रह जाए और बिल्कुल भी उनका प्रयोग ना करें। फिर इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाँ, वह कौन-सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आँखों पर विश्वास होया और ना अपने कानों पर। तो कौन-सी घटना थी ये मैंने अभी बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे, तो ये वो घटना थी जब प्रिंसिपल ने उनके पिता को वहाँ बुलाया तो पहले तो उसे लग रहा था कि उसके पिता बहुत डाँटेंगे, लेकिन बाद में उनको डाँटा नहीं। क्या किया था यहाँ पर कि उनके पिता को जैसे ये बात बताई, तो वैसे ही उसके पिता बहुत ज़्यादा सम्मानित और गर्वित महसूस करने लगे। तो लेखिका को यहाँ पर अपने कानों पर, अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि उनके पिता जो हैं वो इतने क्रोधित और शक्की जो इंसान हैं, वो इस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है? लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकरावट को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर वैचारिक टकरावट क्योंकि दोनों के विचार अलग-अलग थे। पिता जो थे वो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं थे, शक्की थे, क्रोधी थे और लेखिका जो थी वो एक विनम्र थी, स्त्रियों के प्रति सोचती थी। ब बाहर दोनों के विचार अलग-अलग थे लेकिन लक्ष्य क्या था दोनों का एक ही था। लक्ष्य क्या था दोनों का कि दोनों के दोनों क्या चाहते थे अपने जीवन में जो भारतीय भारत को आज़ाद करना चाहते थे, ठीक है? इसके बाद हाँ, इसके बाद आपके ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहाँ पर, इसके बाद इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़कर जाना पेपर में 3-4 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना।